अब आगे कहां तक उम्मीद करते हैं कि आप उनके साथ में हमेशा खड़े रहिएगा? देखिए, मैं केवल जवानी जमा खर्च वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं लगातार समय पर मैं अवगत कराता रहा हूँ। प्रमाण स्वरूप आप हमारा ये सब पत्र देख सकते हैं। कम से कम 5 दर्जन पत्र होगा जिसको मैं लगातार लिखता रहा हूँ सरकार को, और तमाम समस्याओं से मैं उनको अवगत कराता रहा हूँ। छपरा, सिवान, गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी, ये 5 जिला में। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और मैं हूं सचिन शांडिलिया सिद्धांत वाले। अभी इस शख्स के साथ में हूं जो जेपी यूनिवर्सिटी में राजनीतिक शास्त्र में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर रंजीत कुमार जी। और ये सारण शिक्षक संघ निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व भी प्रत्याशी रहे हैं और अभी भी बराबर शिक्षकों की समस्या को उजागर करने का प्रयास करते रहते हैं और उनके लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। अभी ये नेताजी हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी परंपरा के अनुसार परिचय देना तो स्वाभाविक है, इसलिए मैं परिचय देते हुए इनसे निवेदन करता हूं कि अब अपनी परिचय दें। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके दर्शकों को सबको नमस्कार। मैं प्रोफेसर रंजीत कुमार, राजनीति विज्ञान विभाग जेपी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूं और वर्षों तक विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का मैं सचिव भी रहा हूं। अन्य कई संघ संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूं और शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों की समस्याओं के लिए लगातार मैं संघर्ष करता रहा हूं। विगत 2020 में जो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान पार्षद हेतु चुनाव हुआ था, उसमें मेरी मजबूत दावेदारी रही थी। मैं मामूली मतों से ही पीछे रहा था। संजोग से फिर वो उपचुनाव आन पड़ा है। जो विजय उम्मीदवार थे उनका असामयिक निधन हो गया। उसी को लेकर करके सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पुनः अप्रैल में उपचुनाव संभावित है, जिसमें मेरी मजबूत दावेदारी है, उम्मीदवारी है और मैं लगातार क्षेत्र में सक्रिय हूं। 2020 में जब चुनाव समाप्त हो गया तो अधिकांश प्रत्याशी निष्क्रिय हो गए, अपने अपने घरों में बैठ गए। मैं लगातार शिक्षकों के बीच काम करता रहा, शिक्षकों की तमाम समस्याओं से सरकार को अवगत कराता रहा है, पत्र के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, और लगातार निरंतर शिक्षकों के संपर्क में भी मैं लगातार बना रहा हूं। इसलिए शिक्षकों के बीच हमारी लोकप्रियता है और शिक्षक इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि उनके लिए मजबूती से जमीनी स्तर पर सड़क से सदन तक लड़ने वाला अगर कोई आदमी है तो वो प्रोफेसर रंजीत कुमार है। अभी सर आप बोले कि मतलब बराबर शिक्षकों की समस्या को हम उजागर करते रहते हैं और उसके लिए लड़ाई भी लड़ते रहते हैं। तो अभी आप प्रोफेसर भी हैं और जो अनुदान की बात है, बहुत सारे स्कूल में जो अनुदान पर चलते हैं उसमें 8-10 साल हो गया तो किसी को कुछ अनुदान राशि न मिली। इस पर आप क्या सोच रहे हैं? विदित हो कि ये कई कोटि के शिक्षक हैं। एक तो वित्त रहित शिक्षण संस्थान है जिसमें हाई स्कूल से लेकर के डिग्री कॉलेज तक है, उनके अनुदान की समस्या है, घाटा अनुदान की समस्या है। तो जो डिग्री कॉलेज हैं, जेपी विश्वविद्यालय में 11 डिग्री कॉलेज हैं जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, एफिलिएटेड हैं और जेपी विश्वविद्यालय से वो संबद्ध हैं। उनको 2010 के बाद से कोई अनुदान हासिल नहीं हुआ है। 12 साल बीत जाने के बाद आज तक कोई अनुदान विमुक्त नहीं हुआ है, जबकि बगल के अन्य विश्वविद्यालयों में, बिहार यूनिवर्सिटी में 2015 तक शिक्षकों को अनुदान मिल चुका है। इस संबंध में मैंने लगातार कम से कम दर्जनों पत्र सरकार को लिखे हैं, शिक्षा मंत्री को, वित्त मंत्री को, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, और इस संबंध में हमारे पत्राचार के बाद उच्च शिक्षा निदेशक का कई पत्र भी विश्वविद्यालय को आया हुआ है। अनुदान भेजने के लिए पहले रियल जो परीक्षा फल आधारित अनुदान है, ये तो परीक्षा फल पहले भेजना पड़ता है यूनिवर्सिटी से शिक्षा विभाग को। विश्वविद्यालय की लेट लतीफी के चलते अभी तक वो परिणाम नहीं गया है, परीक्षा फल परिणाम नहीं भेजा गया है, जिसके वजह से अभी तक अनुदान लटका हुआ है और सरकार की भी इसमें उदासीनता है। अब समझिए कि जिसको 12 साल से 10 साल 12 साल से अनुदान नहीं मिलेगा, उसका परिवार कैसे गुजारा करेगा? पूरी तरह से भुखमरी की स्थिति है और लोग रिटायर के कगारमेंट पर है। बहुत सारे शिक्षक बिना अनुदान के रिटायर कर गए, पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, शादी विवाह है, सारा काम अटका हुआ है। तो कुल मिलाकर करके ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के एजेंडे में शिक्षा और शिक्षक नहीं है। दूसरी बात है कि शिक्षकों की एक और कैटेगरी है जिसको बोला जाता है नियोजित शिक्षक। बिहार में प्राइमरी से लेकर के +2 तक 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं। अब इन सब की तमाम समस्याएं हैं
आपको मालूम होगा कि इनको एक फिक्स नियत वेतनमान मिलता है। अब उसमें ना पेंशन है, ना समान कम समान वेतन आज तक मिल सका है। इवन जो ग्रेच्युटी का लाभ मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का 2016 में ही क्लियर कट वर्डिक्ट है, स्पष्ट आदेश है कि जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं उनको भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलना चाहिए। जबकि ये जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी सेवा 60 साल तक है और वो अस्थायी है, उसके बावजूद आज तक उनको ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिल रहा है। अब ग्रेच्युटी का अपर लिमिट 20 लाख है और लोअर लिमिट 10 लाख है। यदि मान लीजिए किसी हाई स्कूल शिक्षक रिटायरमेंट के समय उनको 10 लाख रुपया मिलता ग्रेच्युटी के रूप में, तो कम से कम लगता है कि रिटायरमेंट के साथ कुछ पैसा लेकर घर जा रहे हैं। अभी तो खाली हाथ घर लौटना है, 60 साल तक नौकरी करना है और खाली हाथ घर लौटना है। दूसरी बात है कि विभिन्न जिलों में 30 से 40% शिक्षक और पश्चिमी चंपारण जैसे जिलों में 60% शिक्षक दूसरे जिले से आकर करके नौकरी कर रहे हैं, पदस्थापित हैं। अभी तक अंतर जिला स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने महिलाओं के लिए और दिव्यांगों के लिए अंतर जिला स्थानांतरण का प्रावधान किया है, लेकिन वो भी आज तक फलीभूत नहीं हो सका है। और जो पुरुष शिक्षक हैं उनके लिए ये सब प्रावधान नहीं है। तो हमने इस संबंध में भी लगातार सरकार को और शिक्षा मंत्री को लिखा है कि एक बार सबको अंतर जिला स्थानांतरण की सुविधा दी जाए, क्योंकि जो नियोजित शिक्षक हैं बहुत ही अल्प वेतन पाते हैं। अब उसी में उनको दूसरे जिला में रहते हैं परिवार के साथ, तो वो आधा पैसा तो उनका स्थापना में ही खर्च हो जाता है, मकान भाड़ा में और किराया देने में ही खर्च हो जाता है। बहुत सारे लोग इसी वजह से परिवार के साथ नहीं रह पाते हैं। तो परिवार किसी का 300 किलोमीटर, किसी का 400 किलोमीटर दूर है, शिक्षक अकेले रहते हैं या शिक्षिका है अकेले रहती हैं, बहुत परेशानी झेल रही है। तो सरकार को इस संबंध में मैंने लगातार अवगत कराया है कि एक बार सबको अंतर जिला स्थानांतरण का मौका दे, जैसे महिलाओं को दिया है, दिव्यांगों को दिया है, उसी तरह से पुरुष शिक्षकों को भी ये लाभ एक अवसर उसको ही मिलना चाहिए। यदि मान लीजिए कि यदि आपका सीट निकल जाता है, आप यहाँ के चुनाव जीत जाते हैं, तो फिर शिक्षकों की लड़ाई में उम्मीद बनेगी कि शिक्षकों की आप भरपूर मदद करेंगे। देखिए, पिछले चुनाव में भी मैं बहुत मामूली मतों से पीछे रहा था। पहली बार लड़ा था, स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव लड़ रहा था और हाई स्कूल हमारा डोमेन भी नहीं था, पहली बार था। तो चूंकि मेरा तो कार्य क्षेत्र ज्यादातर छपरा, सिवान, गोपालगंज ही रहा है। इस यूनिवर्सिटी के दायरे में 3 जिला आते हैं और ये जो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है इसमें कुल मिलाकर के 5 जिला आता है, उसमें पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण भी आता है। तो पहली बार चुनाव लड़ करके मुझे बहुत अच्छा मत मिला था और बहुत कम मतों से मैं पीछे रहा था, 1900 से ज्यादा मत मैंने पाया था। तो इस बार तो उसके बाद मैं लगातार काम करता रहा हूँ और पहली बार चुनाव लड़ने की वजह से बहुत सारे शिक्षकों को ये लगता था, थोड़ा सा विश्वास की कमी लगता था कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्या करेंगे, निर्दलीय लड़ रहे हैं। जब एक बार उन्होंने देख लिया कि मैं बहुत अच्छा फाइट दिया हूँ और बहुत मामूली मतों से पीछे रहा हूँ, तो इस बार तो शिक्षकों का पूरा स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूँ। अभी हाल ही में मैं बेतिया और मोतिहारी से घूम कर आया हूँ। गोपालगंज का लगभग 80% विद्यालय में घूम चुका हूँ। तमाम शिक्षकों का भरपूर स्नेह और समर्थन मुझे हासिल है और पूरी उम्मीद है कि शिक्षकों का भरपूर स्नेह और सहयोग मुझे मिलेगा और विजयश्री हाथ लगेगी। ये बताइए सर कि यदि किसी पार्टी से आ रहे हैं, अभी तक तो पार्टी का कोई स्पष्ट नहीं है, वो तो अंतिम समय में तय होता है। लेकिन तत्काल में स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में ही घूम रहा हूँ। लेकिन चूंकि इसमें कोई पार्टी का सिंबल नहीं होता है, इसमें पार्टी का समर्थन होता है और उसका मूल रूप से उद्देश्य ये होता है कि कम से कम हर एक ब्लॉक में वो कार्यकर्ता मिल जाए। मैं चूंकि जेपी विश्वविद्यालय में दो ढाई दशक से लगातार पढ़ा रहा हूं और हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट छपरा में, सिवान में, गोपालगंज में हर एक ब्लॉक में 2-4 स्टूडेंट हमारे पहले से कार्यरत हैं, जो हाई स्कूल में टीचर हैं, कॉलेज में प्राध्यापक हो गए हैं, रिसर्च स्कॉलर हमारे हैं जो पीएचडी कर रहे हैं। तो हमें हर जगह ऐसे शिक्षकों का सहयोग समर्थन है। जो पार्टी का जो जिसको लाभ मिलता है वो लाभ मुझे ऐसे ही हासिल है। तो पार्टी का यदि किसी महत्वपूर्ण पार्टी का सहयोग समर्थन मिलता है तो हम इस पर विचार करेंगे। कई पार्टियां मेरे संपर्क में भी हैं, लेकिन जो मूल इशूज है पार्टी इसमें बहुत मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि कोई भी उम्मीदवार कितना जुझारू है, संघर्षशील है, मुद्दों की उसको कितनी समझ है, संघर्ष करने का उसमें जोश, जज्बा, जुनून है या नहीं है। तो मेरी अभी नौकरी 10 साल है, मैं अभी सर्विस में हूँ और मुझ में अभी लड़ने भिड़ने का जोश, जज्बा, जुनून कायम है।
मैं बिकने वाला झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, संघर्ष के लिए समर्पित व्यक्ति हूँ। और जो नियोजित शिक्षकों की मूल समस्याएं हैं, चाहे राजकर्मी का दर्जा हो, चाहे ग्रेच्युटी का मामला हो, अंतर जिला स्थानांतरण का इशूज हो, या समान काम समान वेतन का मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों पर मैं लगातार लिखता पढ़ता रहा हूँ, स्कूल शिक्षकों की आवाज को बुलंद करता रहा हूँ। इसी तरह से जो वित्त रहित शिक्षण संस्थान है उनको लगातार परेशान किया जा रहा है। जो खास करके जो एफिलिएटेड इंटर कॉलेज हैं, सरकार की दुरंगी नीति के चलते सरकार ने ऐसा कर दिया कि प्रत्येक पंचायत में जो पहले मिडिल स्कूल था उसको बिना शिक्षक के ही सीधे वो अपग्रेड करके +2 बना दिया है। अब वहां पर +2 का एडमिशन हो रहा है, लेकिन एक भी टीचर नहीं है। और वहीं बगल में जो इंटर कॉलेज है उसका अपना भवन है, बिल्डिंग है, जमीन है, 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन है। अब वो एक प्रकार से बंदी के कगार पर है। हर एक साल 2 साल पर सरकार जो है सो एक जांच का एक हिसाब किताब लगाती है कि फिर से कागज जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक बार जब किसी शिक्षण संस्थान को सरकार एफिलिएशन देती है, संबद्धता प्रदान करती है, तो सारे कागजात जमीन जांच पड़ताल करने के बाद ही देती है। तो बार बार जांच के नाम पर ये जो वित्त रहित शिक्षण संस्थान है उसको सरकार परेशान कर रही है। सरकार की मंशा इसमें साफ नहीं है। इसमें लड़ने भिड़ने वाले आदमी की जरूरत है, और मैं लड़ने भिड़ने वाला आदमी हूँ, संघर्ष के लिए समर्पित आदमी हूँ। यदि हमको शिक्षक मौका देंगे, उनकी आवाज को सड़क से सदन तक हम मजबूती से बुलंद करेंगे, मजबूती से उठाएंगे, लड़ेंगे और उनको उनका आवाजी हक दिलाएंगे। यानी जीत के बाद ये आप पूरी वादा करते हैं शिक्षकों के, मतलब आपकी जो भी जनता है उनसे, कि हम उनकी समस्या को हमेशा मजबूत करेंगे, समस्या को उजागर करेंगे और उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे। सर, आपसे एक सवाल थोड़ा सा मैं मतलब पूछना चाहता हूं कि जेपी यूनिवर्सिटी का जो सेशन चल रहा है, अभी ग्रेजुएशन के जो पार्ट चल रहा है सेशन, उसमें सेशन लेट चल रहा है। इसमें कहाँ तक कौन दोषी है, किसकी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है? कुछ तो विश्वविद्यालय प्रशासन की भी लापरवाही है, और विगत 2 साल से जो कोरोना के चलते परीक्षा विलंबित हुई है, लेकिन विश्वविद्यालय, हम लोगों ने लगातार इस मुद्दे को उठाया है वहाँ विश्वविद्यालय में, और विश्वविद्यालय अब तत्पर है। लगातार परीक्षाएं निर्धारित हो रही, उसका शेड्यूल आ रहा है, और लगातार हमको लगता है कि 6 महीना साल भर के अंदर सारी जो सत्र हैं वो नियमित हो जाएंगी। ज़्यादा विलंब अब नहीं होगा, 1 साल के अंदर सारा सत्र नियमित हो जाएगा। मतलब पूरा यकीन के साथ आप बोलते हैं कि सेशन अब बिल्कुल 1 साल के अंदर सारा सेशन नियमित हो जाएगा। और जो इसमें विश्वविद्यालय शिक्षकों के बारे में भी था कि 2022 में राजभवन ने जो क्रिसमस का 1 सप्ताह छुट्टी होता है बड़ा दिन का, उसको खत्म कर दिया था, कटौती कर दिया था। मेरे ही लिखने के बाद 2023 में जो अवकाश तालिका आई है विश्वविद्यालयों की, कॉलेजों की, उसमें मेरे लिखने के बाद 3 वाइस चांसलर की एक कमेटी बनी थी, और उस कमेटी के सिफारिश पर अब पुनः क्रिसमस की 1 सप्ताह की छुट्टी जो विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, जो कॉलेज के शिक्षक हैं, उनको मिलेगा। तो मैं तो लगातार, चाहे विश्वविद्यालय का मुद्दा हो, कॉलेज का मुद्दा हो, वित्त रहित शिक्षण संस्थानों का मुद्दा हो, नियोजित शिक्षकों का मुद्दा हो, मदरसा का मुद्दा हो, संस्कृत जो विद्यालय है या कॉलेज है, वहाँ पर पूरी तरह से अधोसंरचना का घोर अभाव है, बैठने का जगह नहीं है। इन सब मुद्दों को भी मैंने उठाया है। जो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं उनकी भी तमाम समस्याएं हैं, तो हम तमाम समस्याओं से अवगत हैं, लगातार लिखते पढ़ते रहते हैं, और हमको समझाना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो शिक्षक भी नहीं हैं और क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो जो आदमी शिक्षक नहीं है, तो शिक्षक का प्रतिनिधि कोई गैर शिक्षक तो नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, ये तो शिक्षक की तौहीन होगा। जी। तो कुल मिलाकर करके हम पूरी तरह से क्षेत्र से और शिक्षकों से वाकिफ हैं, और शिक्षक भी हमसे भली भांति परिचित है। वो जानते हैं कि ये आदमी शिक्षकों के हित के लिए समर्पित है, लगातार संघर्ष करने वाला है, इसलिए शिक्षकों का भरपूर समर्थन मुझे हासिल होगा, ऐसा मेरा विश्वास। मतलब शिक्षक के समस्या को मतलब निपटाने का प्रयास आप करते हैं, परंतु साथ साथ शिक्षक के साथ साथ शिक्षार्थी की भी समस्या होनी चाहिए। जो भी विद्यार्थी हैं उनको मतलब आपके तरफ से पूरा यकीन दिलाया जाता है कि 1 साल के अंदर उनकी सेशन जो है सो एकदम सिस्टम ठीक ठाक हो जाएगा। बिल्कुल सेशन ठीक होगा। इस मुद्दे पे लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन भी सक्रिय है, और हम लोगों का भी विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव है। दूसरे जितने भी यहाँ छात्र संगठन हैं, अधिकांश छात्र संगठन से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनकी समस्याओं से मैं अवगत हूँ, और विश्वविद्यालय स्तर पर मुझसे जो भी बन पड़ता है मैं उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ।
चाहे पीएचडी के स्कॉलर हैं या एमए के विद्यार्थी हों, विश्वविद्यालय में उनका जो भी काम पड़ता है मैं सदैव उनके लिए उपस्थित रहता हूं, सदैव उनके लिए तत्पर रहता हूं। इसलिए छात्रों के बीच भी हमारी लोकप्रियता है जी। यानी सर जी बोल रहे हैं कि जो भी शिक्षण संस्थान है, जो बीजेपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का सेशन लेट चल रहा है, ये सर वादा कर रहे हैं, यकीन दिला रहे हैं कि साल भर के अंदर में सिस्टम सेट हो जाएगा। और रही बात शिक्षकों की समस्या का, तो शिक्षक की समस्या तो है ही, साथ साथ शिक्षार्थी की भी समस्या है, और शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की समस्या को उजागर करेंगे और उससे निपटाना, उसको दबाने का प्रयास सर जी करेंगे, इनका वादा है। चुनाव जीतने के बाद ये भरपूर सहयोग करेंगे, जैसा कि सर जी बोल रहे हैं। हाँ सर जी, बिल्कुल, मैं अपने वादे पे खरा उतरूंगा। ये तो उपचुनाव है, ये तो 3.5 साल के लिए होगा जी। तो शिक्षकों को जांचने परखने के लिए और अपने कसौटी पे कसने के लिए एक अच्छा अवसर है। और शिक्षकों को ये मालूम है और आपको भी ये मालूम होगा कि बिहार में 2006 से ये नियोजन नीति लागू हुई है। जो नियोजित शिक्षक हैं वो तमाम काम करते हैं, सरकारी कर्मी जो भी काम करते हैं वो सब शिक्षकों के माध्यम से ही सरकार करवाती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अब तक जो भी प्रतिनिधि रहे हैं, आज तक नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का मामूली दर्जा भी नहीं मिल पाया है। तो शिक्षकों की तमाम समस्याएं जस की तस हैं। 2006 से उनकी एक भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। 2017 से मैंने उनके पीएफ कटौती के लिए लिखना प्रारंभ किया था। मेरे प्रयास से ही नियोजित शिक्षकों का पीएफ कटौती का काम शुरू हुआ है। और शिक्षक यदि मौका देंगे तो उनकी जो तमाम समस्याएं हैं, चाहे अंतर जिला स्थानांतरण का मुद्दा हो या जो ग्रेच्युटी का लाभ मिलने का है, इन सब मुद्दों पर मैं मजबूती से काम करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शिक्षकों को उनका वाजिब हक हकूक मिलेगा। जैसा कि सर बता रहे हैं कि शिक्षकों के वाजिब हक दिलाने का भरपूर प्रयास करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। अगर आप सभी लोगों का सहयोग रहा और ये सर जी चुनाव जीत गए, तो अगर मौका मिला तो अगर आप सभी लोग मिलकर के इनके हाथ को मजबूत किए तो ये भरपूर वादा करते हैं कि आप सभी के समस्या के साथ में खड़े रहेंगे और आपकी समस्या को उजागर करने का प्रयास करेंगे और उसे निपटाने का भी प्रयास करेंगे, ताकि आपको भी मदद मिल सके और आप जो हक से वंचित है, आपको जो वाजिब हक मिलना चाहिए, जो हक नहीं मिला है, उसके लिए सर जी चुनाव लड़ेंगे और हमेशा लड़ते रहे हैं। और चुनाव लड़ने के अलावा ये अन्य मुद्दों पर भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये तो अभी राजनीतिक दौर चल रहा है, राजनीति खत्म होने, चुनाव की लड़ाई खत्म होने के बाद भी ये समस्या से लड़ते रहते हैं और आगे भी यकीन दिलाते हैं कि ये चुनाव में रहेंगे। जैसा कि सब लोग नेता लोग आते हैं, चुनाव का दौर जो चलता है उसमें सभी लोग आ जाते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद जाकर के छिप जाते हैं, पता नहीं चलता है कहाँ है कहाँ नहीं है। परंतु ये सर जी जो हैं सो हमेशा मतलब समस्या के लिए लड़ते रहते हैं और ये वादा करते हैं कि हम हमेशा यकीन दिला करके कि हमेशा हम आपके साथ में रहेंगे। जैसा कि सर जी बोले, सर आप चुनाव के बाद भी आप अपनी जनता के साथ तो रहेंगे ना? मैं तो अस्थायी रूप से यहाँ रहता हूँ छपरा में और लगातार शिक्षकों से जुड़ा ही रहता हूँ। तो शिक्षकों को ये नहीं होगा कि नेताजी जीत कर करके फिर पटना चले गए, लापता हो गए। मैं परमानेंट यहाँ रहता हूँ और अभी मैं नौकरी में हूँ, सर्विस में हूँ। 10 साल से ज़्यादा हमारी सर्विस बची हुई है। इस चुनाव में अधिकांश लोग या तो रिटायर्ड लोग चुनाव लड़ रहे हैं या जो गैर शिक्षक लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं शिक्षक भी हूं, स्थानीय भी हूं और लगातार अनवरत रूप से शिक्षकों के मुद्दों को लगातार उठाता भी रहता हूं। मैंने दर्जनों, कम से कम 5 दर्जन पत्र लिखे हैं सरकार को, नियोजित शिक्षकों और संबद्ध महाविद्यालय, संबद्ध इंटर कॉलेज और हाई स्कूल के शिक्षकों के मुद्दों को लेकर, समस्याओं के समाधान हेतु। तो शिक्षक भी इस बात से भली भांति अवगत है कि मैं उनके लिए लगातार संघर्षरत रहा हूं और आगे भी संघर्ष करता रहूंगा ईमानदारी के साथ और पूरे जोश जज्बा जुनून के साथ। किसी प्रकार की कोई उसमें दुविधा में किसी को नहीं होना चाहिए। सर एक बार आप अपने परिचय देते हुए आप अपना ये भी बता दीजिए दर्शकों को कि आपका घर कहाँ पड़ता है और आप कोई भी दर्शकों को कोई समस्या हो, जैसे शिक्षक सारण जिला के शिक्षक है या किसी भी पब्लिक को अगर कोई समस्या है तो आपसे मिलना चाहता है तो कैसे मिलेगा, थोड़ा आप संपर्क सूत्र अपना दे दीजिए। एक तो जो वर्किंग आवर है उसमें जेपी विश्वविद्यालय का जो स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग है जी, वो मेरा विभाग है। तो वर्किंग आवर में मैं वहीं रहता हूँ, विश्वविद्यालय में ही मिल जाता हूँ, किसी को भी मिल जाऊँगा। और जो वर्किंग आवर के बाद का समय है तो वो आपके छपरा शहर में नई बस्ती में मैं रहता हूँ। कोई भी आदमी आकर के सुबह में शाम में मिल सकता है और खुद भी मैं मिलने के लिए लोगों से जाता ही रहता हूँ।
तो सभी लोगों को ये मालूम भी है, अधिकांश लोग जो हमसे जुड़े हैं उनको पता है कि मैं परमानेंटली अस्थायी रूप से छपरा में रहता हूँ, इसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूँ। इसलिए हमसे मिलने के लिए, हमको खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की किसी को जरूरत नहीं। मैं सदैव उपलब्ध रहने वाला व्यक्ति हूँ और लगातार उनकी समस्याओं के लिए काम करने वाला व्यक्ति हूँ। काम में विश्वास करता हूँ, वादे में नहीं। देखिए सर बता रहे हैं, सर जहाँ तक जो लोग जानते हैं कि छपरा में ही ये अस्थायी रूप से रहते हैं और जेपी यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र विभाग में ये प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। तो आप वर्किंग आवर में वहाँ भी मुलाकात कर सकते हो, अथवा जब टाइम खत्म हो जाता है तो अपने छपरा में ही मुलाकात कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो संपर्क सूत्र भी दे सकते हैं। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 62 99 48 47 98। इस नंबर पे कोई भी कभी भी किसी भी वक्त मुझसे संपर्क कर सकते हैं और शिक्षक लगातार हमसे संपर्क में बने भी रहते हैं। जिनको जब भी कोई समस्या होती है तो मेरा नंबर पहले से उन लोगों के पास है भी, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं पुनः दोहरा दूं कि मेरा मोबाइल नंबर 62 99 48 47 98 है। कोई भी शिक्षक कभी भी जरूरत पड़ने पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि सर जी अपना संपर्क सूत्र भी दे दिए कि अगर किसी को समस्या है तो सर जी से डायरेक्ट बात कर सकता है, अथवा मिलना चाहते हैं तो कार्यरत जो वर्किंग टाइम है वहाँ पर प्रोफेसर हैं, वो उस राजनीति विभाग में जाकर के मिल सकते हैं, अथवा छपरा में ही सर जी रहते हैं, कांटेक्ट करके आप मिल सकते हो। और ये समस्या जो भी आपके साथ है, सर जी हमेशा तैयार है कि जब भी समस्या होगी हम आपको भरपूर सहयोग करेंगे। यदि आप इनकी हाथ को मजबूत कीजिएगा तो ये आपके सुख दुख में हमेशा साथी रहेंगे। और ये कहीं बाहर के नहीं, आपके घर के हैं, छपरा में मतलब हमेशा रहते हैं, तो आपके घर के कहीं बाहर जाने वाले नहीं है कि खोजने में आपको तकलीफ होगी। और आगे कहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप उनके साथ में हमेशा खड़े रहिए? देखिए, मैं केवल जवानी जमा खर्च वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं लगातार इस मुद्दे को, जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, उससे मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ और लगातार उनकी समस्याओं को पत्राचार के माध्यम से सरकार के जो कर्ता धर्ता है, माननीय मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, उनको लगातार पत्र के माध्यम से शिक्षकों की तमाम समस्याओं से समय समय पर मैं अवगत कराता रहा हूँ। प्रमाण स्वरूप आप हमारा ये सब पत्र देख सकते हैं। कम से कम 5 दर्जन पत्र होगा जिसको मैं लगातार लिखता रहा हूँ सरकार को, और तमाम समस्याओं से मैं उनको अवगत कराता रहा हूँ। आप देख सकते हैं, लगातार है, 1-2 नहीं, 5 साल से लगातार मैं इस मुद्दे को उठाता रहा हूँ। तमाम जो समस्याएं हैं शिक्षकों की, चाहे नियोजित शिक्षक का हो, चाहे वित्तरहित शिक्षकों की समस्या हो, तमाम मुद्दों पर मैंने लगातार पत्राचार किया है सरकार के माध्यम से, और शिक्षक भी इस बात से भली भांति अवगत हैं कि मैं उनके लिए लगातार काम करता रहा हूं और आगे भी लगातार मैं लिखता रहूंगा, उनके आवाज़ को बुलंद करता रहूंगा पत्र के माध्यम से भी, और ऐसे भी सड़क से सदन तक मौका मिलेगा तो मजबूती से जो उनकी समस्या है उनके समाधान के लिए मैं लगातार कार्य करता रहा। जैसा कि सर बता रहे थे और अभी प्रमाण स्वरूप दिखा रहे हैं कि इन्होंने हमेशा शिक्षकों की समस्या के लिए पत्र लिखते रहते हैं और मतलब समस्या के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, और आगे भी भविष्य में ये उम्मीद मतलब दिलाते, यकीन दिलाते हैं कि आपके लिए हमेशा ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, आपकी समस्या में पूरी तरह से सहयोग करेंगे और आपकी समस्या से निपटाने का प्रयास किया जाएगा और आपको भरपूर सहयोग करेंगे। ये सर अभी सारण जिला शिक्षक संघ यानी छपरा, सिवान, गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी, ये 5 जिला में शिक्षकों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। शिक्षक संघ से निर्वाचन क्षेत्र से ये उम्मीदवार हैं और पिछले साल भी उम्मीदवार रहे हैं, और कुछ वोट, मामूली वोट से ये चुनाव हालांकि दूसरे स्थान पर आए, और अब की बार उपचुनाव हो रहा है, इसमें फिर पुनः ये अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं। और आप सभी से यकीन दिलाया जाता है, आप सभी को यकीन दिलाया जाता है कि आप इनकी हाथ को मजबूत कीजिए और आपके साथ ये हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद।